दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान के कुछ हिस्सों में दी दस्तक। जून से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश की संभावना। झारखंड में बारिश ने लू और गर्मी से दिलाई राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को दी खुली चुनौती। कहा, बांध लो बोरिया बिस्तर, नहीं तो एक एक को पहचान कर भेजा जाएगा वापस। जल्द देश बनेगा घुसपैठ मुक्त। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड समेत 12 राज्यों को जारी किए गए 10,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, हर गरीब को पक्का घर के संकल्प को मिली नई गति। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। कई कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में जमाया डेरा। झामुमो में भी मंथन जारी। भाजपा की चुनाव लड़ने की घोषणा ने बढ़ाया सियासी तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक की ओर से आज नई दिल्ली में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताया गया कि जून से सितंबर तक इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर भारत में इस बार सामान्य बारिश होगी। उन्होंने कहा कि केरल में 1 या 2 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना है। जून से सितंबर 2026 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से कम होने की सबसे अधिक संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों, दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्व हिस्सों, इसके समीपवर्ती पूर्व मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों और पूर्व भारत के कुछ इक्का दुक्का इलाकों जहां सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने का संभावना है। इधर झारखंड में मौसम का पैटर्न बदलता दिख रहा है और अब प्री मानसून बारिश की संभावना भी बढ़ती दिख रही है। कल से मौसम में आए बदलाव ने लू और गर्मी से लोगों को राहत दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों तक झारखंड में तेज आंधी, वज्रपात और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। चिलचिलाती गर्मी से राज्यवासियों को थोड़ी राहत मिलना शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतम जिलों का जो अधिकतम तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में प्री मानसून होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से लेकर के 3 जून तक राज्य के उत्तर पश्चिम भागों यानी कि चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार को छोड़कर राज्य के शेष भागों में बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों और राज्य के दक्षिण भागों में खास करके तेज हवाओं के बीच मेघ गर्जन और वज्रपात के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम अभी तक नहीं पहुंची है। मौसम विभाग के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम में 29 से 3 जून तक पहुंच जाती है तो झारखंड राज्य में मानसून 14 से 17 जून के बीच में पहुंच जाएगा। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान लगाया है कि इस बार अल नीनो इफेक्ट के कारण मानसून की घनत्व तो उतना अधिक इस बार नहीं रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। गर्मी से हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। इस गर्मी से खुद को कैसे करें बचाव, यह भी जरूरी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रांची में मई और जून की भीषण गर्मी अब सिर्फ लोगों को परेशान ही नहीं कर रही, बल्कि सीधे तौर पर बीमार भी बना रही है। दोपहर होते होते आसमान से बरसती आग के कारण सड़कें किसी भट्ठी की तरह तपने लगती है।
अगर आपको इस हीट वेव से और लू के थपेड़ों से सुरक्षित बचना है तो इसका सबसे आसान, सस्ता और अचूक उपाय पानी पीते रहना है। हाँ, काम तो करना पड़ेगा गर्मी में, लेकिन पानी अब मात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में लेते रहना चाहिए। अभी बचाव के लिए हम लोग ये नारियल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरबूज वगैरह का, और जितने भी है वो खरबूजा वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौसम में जब हमारे शरीर से लगातार पसीना निकलता है तो उसके साथ शरीर के जरूरी मिनरल्स भी बाहर बह जाते हैं। तपती धूप के बीच बाजारों और सड़कों पर काम करने वाले स्थानीय दुकानदार भी अब सेहत के इस गणित को अच्छे से समझ रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं। हाँ, कुछ सब जगह गर्मी है इस साल, क्योंकि ऐसे जितना लोगों का प्रदूषण है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो जब प्रदूषण बढ़ेगा, घरों में लोग एसी लगाएंगे अंदर, तो बाहर गर्मी होगी ही होगी। तो बाकी लोगों को झेलना है, तो काम भी रुकना नहीं है, तो पीते रहेंगे। पानी पीजिए, ORS पीजिए, ऐसे चीज पीजिए जिससे शरीर का संतुलन बना रहे और काम भी करते रहिए। न काम रुकेगा न जीवन रुकेगा। साफ है कि कुदरत के इस कड़े इम्तिहान के बीच गर्मी का पारा चाहे जितना भी बढ़ जाए, अगर आपके पास पानी का मजबूत सुरक्षा कवच मौजूद है तो लू और कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब भी घर या दफ्तर से बाहर निकलें तो अपने साथ पानी की एक बोतल रखना कभी ना भूलें। DD न्यूज़ ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि BSF के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बोकारो पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड के अंदर जितने भी घुसपैठिए छिपे हुए हैं वे तुरंत बाहर निकल जाएं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का साफ संदेश है कि देश में किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की जेल भेजने वाली धमकी पर कड़ा जवाब दिया है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते। श्री मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री को CAG की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें एम्बुलेंस के दुरुपयोग और लापरवाही की बात साफ कही गई है। वो सरकार की हमारी रिपोर्ट नहीं है, केक की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को देखनी चाहिए किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। कई मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, अब यूँ जा करके देख लीजिए आप। कई हॉस्पिटल बना हुआ है और डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है। भाई आप बिल्डिंग क्यों बनाए जब वहाँ डॉक्टर नहीं पदस्थापित करेंगे, इसलिए खाली कमीशन खाने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना 2027 को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पार्टी अब पूरी तरह मिशन मोड में काम कर रही है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे खुद राज्य भर में
घूमकर नेताओं और बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जेएमएम का लक्ष्य हर पंचायत और बूथ तक संगठन को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत देश के 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। बैठक में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक लगभग इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 में नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। श्री मुंडा ने कहा कि देश के गरीबों तक सस्ती और अच्छी दवाइयां पहुंचाना प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक दवाएं ही लिखें। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के अंदर दलों की दावेदारी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री आज रांची पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान दोनों नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ किया है कि पार्टी गठबंधन से एक राज्यसभा सीट की मांग करेगी। इधर कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि झामुमो ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इधर राज्यसभा चुनाव में चल रही राजनीतिक उठापटक से यह तय हो गया है कि दोनों सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इंडी गठबंधन की ओर से 2 उम्मीदवार तय है। वहीं भाजपा ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़ने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश ने अपनी भावना से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का नाम भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कई नामों की चर्चा खूब है। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के कोचा गांव में खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब पुलिस ने विदाई से पहले दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को डायल 112 पर सूचना दी थी कि दुल्हन नाबालिग है। इसकी जानकारी पाकर मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची और दुल्हा दुल्हन से जुड़े दस्तावेज खंगाले। इसके बाद दुल्हन के नाबालिग होने का खुलासा हुआ और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। महिला स्वास्थ्य मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस के अवसर पर झारखंड में पहली बार बाहा जोआक संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का संदेश दिया गया। धनबाद के तोपचांची अंचल कार्यालय में महिला स्वास्थ्य
एवं मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस के अवसर पर बाहा जोआक संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर सरकार व्यापक रूप से काम कर रही है। इतना माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने व्यवस्था दिया है कि स्वास्थ्य विभाग का भी सहायिका का भी हर गांव में लोग जाती है। अभी माननीय हेमंत सोरेन जी ने सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराया है। कार्यक्रम के दौरान नीडो फास्ट की ओर से सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद किशोरियों ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर इसके दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। हम लोग को बताना चाहिए, अच्छे से इस चीज़ में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये सबको पता होता है, शिक्षा से बढ़ते आ रहा है। ये सारी सब कॉमन चीज़ें सबको होता है, लड़की को होता है, छोटे से लेकर बड़े तक सबको होता है। इससे शर्माना नहीं चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस पहल ने न सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान किया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के विकास को नई रफ्तार मिली है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आज देश का नया ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया का यह मुख्य प्रवेश द्वार बन गया है। ये बदलती तस्वीर भारत के उस उत्तर पूर्वी हिस्से की है जिसे कभी मुख्य भूमि से दूर माना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश के विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। पीएम गति शक्ति और पीएम डिवाइन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अभूतपूर्व रफ्तार दी है। साल 2014 में जहां इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महज 10,905 किलोमीटर थी, वहीं आज ये बढ़कर 16,207 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में हर मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली ऐतिहासिक सेला सुरंग हो या मिजोरम की बैरागी सैरांग रेलवे लाइन, पूर्वोत्तर की राजधानियां अब पहली बार सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ रही हैं। रफ्तार सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना यानी उड़ान ने पूर्वोत्तर में पर्यटन और व्यापार का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। साल 2014 तक पूरे पूर्वोत्तर में केवल 9 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 17 हो गई है। सिक्किम का पाकयोंग और अरुणाचल का होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। रेल मार्ग के निर्माण के कारण, सड़कों के निर्माण के कारण यहाँ के लोगों को विकास के जो बाजार है, जो व्यवस्थापन है, ये सब चीज में भी लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। मोदी सरकार के 12 वर्षों के दरमियान हुई विकास व तरक्की के कारण लोगों को खुद को दिल्ली से जोड़ने, राष्ट्र के अन्य राज्यों प्रांतों से जुड़ने के लिए एक मौका उपलब्ध हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का ग्रीन हब बनकर भी उभर रहा है। सिक्किम के 100% जैविक राज्य बनने की सफलता के बाद अब असम, नागालैंड और मणिपुर भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। यहाँ के रसायनों से मुक्त अदरक, हल्दी और कीवी जैसे उत्पादों की मांग विदेशों में भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। काफी अच्छा काम किया है, मेनली सड़कों का उन्नति किया है, जिसके कारण से आसाम का डेवलपमेंट हो रहा है। गुवाहाटी भी बहुत डेवलप हो गया हम लोगों का, ब्रिज नए ब्रिज बन रहा है, अभी एयरपोर्ट हमारा नजदीक है, पहले से बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा हुआ है। पूर्वोत्तर में हो रहा बदलाव यही नहीं थमता। डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए हजारों ग्राम पंचायतें
हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुकी है और वहीं असम की जागीरोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट इस बात का सबूत है कि पूर्वोत्तर अब आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में भारी कमी आई है, जिसमें 2014 से 2024 के बीच ये संख्या घटकर 3,428 रह गई है, यानी 70% की कमी आई है। वहीं नागरिकों की मौत में 89% और सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत में 70% की कमी आई है। मोदी सरकार ने 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई बड़े शांति समझौते किए, जिससे 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद और आंतरिक संघर्षों से प्रभावित रहा है। हालांकि 2014 से सरकार द्वारा शुरू की गई शांति पहल ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, हमारे असम में बहुत शांति है। असम में पहले इतनी शांति कभी नहीं थी, पहले बहुत ज्यादा ही अशांति था। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर की ये बदलती तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि सही नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से भौगोलिक दूरियों को भी विकास के अवसरों में बदला जा सकता है। जो अष्टलक्ष्मी का ये कायाकल्प नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। लातेहार पुलिस को नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अभियान चलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में रिचू घूटा की तरफ से आ रहे आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। इनके पास से 29 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3 दोपहिया वाहन और 14,000 रुपये नगद एवं 7 मोबाइल बरामद किया गया। उधर साहिबगंज पुलिस को भी नशे के कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। रांगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अखिलेश यादव के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देवघर जिले के सारठ में स्थित दुखिया बाबा महादेव मंदिर में 9 दिनों का विश्व महायज्ञ शुरू हुआ है। मान्यता है कि वनवास काल में पांडवों ने यहां भगवान शिव का अभिषेक किया था। वैदिक मंत्रोच्चार, गूंजते हर हर महादेव के जयकारे और सिर पर कलश लिए आस्था का जन सैलाब। देवघर जिले के सारठ स्थित दुखिया बाबा महादेव मंदिर में 9 दिवसीय श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ सह मेला शुरू हो चुका है। अजय नदी के तट पर स्थित ये मंदिर क्षेत्र की ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ अजय नदी के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। महायज्ञ के शुभारंभ पर निकली भव्य कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। अहले सुबह गाजे बाजे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 15,000 महिलाओं और कन्याओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश उठाकर यात्रा में भाग लिया। श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब घिया पोखरा पहुंचा, जहां वैदिक विधि विधान के साथ जल उठाव के बाद श्रद्धालु नगर भ्रमण करते हुए मुख्य यज्ञशाला पहुंचे। पिछले 45 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा ये महायज्ञ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और लोक परंपरा का बड़ा केंद्र बन चुका है। यज्ञ समिति के अनुसार आयोजन का उद्देश्य विश्व कल्याण, भाईचारा और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना करना है। देश भर से संत और कथावाचक यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और यज्ञ समिति ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए। देवघर के सारठ में आयोजित ये महायज्ञ आस्था, परंपरा और सामूहिक श्रद्धा का जीवंत उत्सव बन चुका है, जहां भक्ति के साथ समाज की सांस्कृतिक विरासत भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती दिखाई देती है।
यही वजह है कि दुखिया बाबा धाम से जुड़ा ये आयोजन हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को विश्वास और भक्ति के एक सूत्र में जोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी में ईद उल अजहा पर भाईचारे की अनोखी तस्वीर दिखी। नमाज के बाद डीसी मोहम्मद जावेद हुसैन लोगों से गले मिले, जबकि एसपी ऋषभ गर्ग ने मुस्लिम समुदाय का मुंह मीठा कराया। जिले में शांति, सौहार्द और आपसी प्रेम का संदेश देखने को मिला। जमशेदपुर के थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी करते एक शातिर चोर शुभम कुमार उर्फ छोटू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के घर से 15 लाख के गहने, नकदी और चोरी के उपकरण बरामद हुए। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच देर रात गोलीबारी हुई। घटना में 2 लोग घायल हुए, जिनमें नीतीश यादव शामिल है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी है, जबकि घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। धनबाद के तोपचांची प्रखंड में डीडीसी सन्नी राज ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण में अनियमितता मिलने पर संवेदक को कड़ी फटकार लगाई। तालाब, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, जल योजना और मत्स्य पालन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। भीषण गर्मी को आपदा मानते हुए एडवाइजरी, प्याऊ व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश दिए गए। डूबने की घटनाओं पर रोक के लिए गोताखोरों की नियुक्ति और चापानल मरम्मत के निर्देश भी दिए गए। सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र में मिशन CIL 2026 पर संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। CVO CIL ब्रजेश त्रिपाठी ने ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी शपथ दिलाई। इस दौरान ICCC कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी किया गया। रांची में डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन व सहकारिता योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई।
खरीफ फसल तैयारी, बीज उर्वरक उपलब्धता, सिंचाई व पशुधन योजनाओं पर चर्चा हुई। कालाबाजारी रोकने, पारदर्शिता और किसानों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान के कुछ हिस्सों में दी दस्तक। जून से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश की संभावना। झारखंड में बारिश ने लू और गर्मी से दिलाई राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को दी खुली चुनौती। कहा, बांध लो बोरिया बिस्तर, नहीं तो एक एक को पहचान कर भेजा जाएगा वापस। जल्द देश बनेगा घुसपैठ मुक्त। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड समेत 12 राज्यों को जारी किए 10,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, हर गरीब को पक्का घर के संकल्प को मिली नई गति। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। कई कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में जमाया डेरा। झामुमो में भी मंथन जारी। भाजपा के चुनाव लड़ने की घोषणा ने बढ़ाया सियासी तापमान।